अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स चल रहा था। इसके न्यूमेरिकल्स हमने ख़त्म किए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बेटे हम कवर करेंगे इस चैप्टर के सीआरक्यूज जिन्हें आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हो, जिन्हें आप लोग साइंटिफिक रीजंस भी कहते हो। ये हमारे पास सेक्शन बी का दूसरा अहम हिस्सा होते हैं। सबसे ज्यादा बेटा न्यूमेरिकल जो हम इससे पहले कर रहे थे, उसके बाद फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन और डेरिवेशंस आ जाती हैं आपके पास। तो चलिए बेटा हम बुक के करते हैं, साइंटिफिक रीजंस या शॉर्ट क्वेश्चन या सीआरक्यूज का फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अच्छा, जिस पेज पे तुम न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी पेज पे सीआरक्यूज है, यानी बुक का पेज नंबर 56। जल्दी से खोल लीजिए पेज नंबर 56। अच्छा जी, सबसे टॉप पे पेज, न्यूमेरिकल तो नीचे थे ना, पेज के सबसे टॉप पे सीआरक्यूज हैं। 5 सीआरक्यूज दिए हैं जनाब काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो चलिए पहला सीआरक्यू आपके स्क्रीन पे, इज द रेंज इक्विवेलेंट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द प्रोजेक्टाइल मोशन और डू दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग, एक्सप्लेन। अच्छा सवाल है बेटे, प्रोजेक्टाइल में स्टूडेंट को कंफ्यूज भी करता है। कहता है इज द रेंज इक्विवेलेंट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। सॉरी बेटे, कह रहा है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, क्या इन दोनों का एक ही मतलब होता है, और अगर नहीं है तो फिर इसकी वजाहत कीजिए कि दोनों में क्या फर्क है। तो चलो बेटा देखते हैं। एक हम ये सिंपल सा सादा सा प्रोजेक्टाइल मोशन बना देते हैं। ये हो गया बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के साथ। ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी नॉट से यूजुअली जाहिर करते हैं, और ये इसका लॉन्चिंग एंगल हो गया जिसे हमने कह दिया थीटा। तो सवाल ये है कि क्या रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों एक ही चीजें होती हैं। देखो इतना तो आप सब जानते हो क्योंकि आप थ्योरी कर चुके हो। वहां पे क्लास में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज का डिस्टेंस अलग, फॉर्मूला अलग होता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। एक हमारे पास ये था x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, है ना, पढ़ा था ना बेटे हमने। और एक रेंज का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपाउंड जी। तो ये तो हम जानते हैं सर, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन क्या फर्क है जरा समझाते हैं बेटे। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन दोनों में नहीं है, ये पॉइंट भी याद रखना। वैसे तो जो मैं आपको फाइल शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें ये तमाम पॉइंट लिखे हुए होंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे समझाने में समझ लीजिए, हैं दोनों स्केलर, डायरेक्शन दोनों में ही नहीं है, दोनों हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की लेंथ बता रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, एक्स बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है एट एनी इंस्टेंट। यहां से लॉन्च हुआ, यहां पे देखना है कितना आगे तक चला गया। ये देखिए, ये डिस्टेंस एक्स कहलाएगा, रेंज नहीं कहला सकता। यहां पे मालूम करना है, ये डिस्टेंस भी एक्स के जरिए मालूम किया जाएगा, रेंज का हाफ है, लेकिन रेंज नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी एक्स कहलाएगा। और ये जो पॉइंट है ना बेटे, अच्छा एक पॉइंट आखिर में बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, आप लोग जो समझ रहे हैं वो वैसा है नहीं हकीकत, जरा मैं भी क्लियर करता हूं। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कहलाएगा रेंज। तो डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एक्स, जिसकी फॉर्मुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन अलग है। एंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कह लीजिए, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा था। तो सर इस तरह कह दीजिए ना, आसान बात है, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। बिल्कुल गलत है ये डेफिनेशन। अब जो पॉइंट तवज्जो से सुनना है वो सुन लीजिए बेटा। रेंज के लिए जरूरी है कि जो लॉन्चिंग लेवल ऑफ हाइट है और जो एंडिंग लेवल ऑफ हाइट है, उन दोनों का इक्वल होना, सिमेट्रिक होना, सेम होना। मैं रिपीट करता हूं बेटे, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। कैन बी चैलेंज हो सकती है कि द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेंज के लिए शर्त क्या है, लाजिम शर्त, कि जो लॉन्चिंग लेवल ऑफ हाइट है और जो एंडिंग लेवल ऑफ हाइट है, ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रेंज का फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसका भी रीजन है जो मैं इसके बाद बताता हूं, पहले क्लियर कर दो। देखो बेटे, जब आप रेंज पढ़ रहे होते हो ना, तो आप यूजुअली इस तरह का प्रोजेक्टाइल बना लेते हो, लेकिन आप जानते हैं, आपने न्यूमेरिकल भी की है कि आपने फर्ज कीजिए आप ये ग्राउंड है और आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए, सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए, आप यहां से किसी चीज को बेटे अगर थ्रो करते हैं तो इट विल मूव लाइक दैट, ये इस तरह से जाके गिर जाएगा, ये ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी। यहां से आपने रिलीज किया था ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के लिहाज से, और यहां पे ये आके लैंड कर गया, एंड हो गया। तो देखिए अपनी डेफिनेशन को अब याद कीजिए, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। यहां पे ये डेफिनेशन चैलेंज हो जाएगी, ये रेंज नहीं एक्स कहलाएगा। क्यों एक्स कहलाएगा? लॉन्चिंग लेवल यहां है और जो एंडिंग लेवल है वो यहां है, दोनों सेम लेवल ऑफ हाइट पे नहीं है। यहां कहीं पे अगर होता ना, यहां कहीं पे, तो फिर हम यहां पे रेंज का फॉर्मूला लगा सकते थे। तो अहम पॉइंट क्या है बेटा, रेंज इज नॉट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और रादर द सिमेट्री इज मैंडेटरी फॉर द रेंज। सिमेट्री कहते हैं बेटा, ऐसे समझो मिरर इमेज, यानी जितना शुरू का हाफ है उतना ही आखिर का हाफ होना चाहिए। इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम लेवल ऑफ हाइट पे होने चाहिए, वरना रेंज का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह भी मैं क्लियर कर दूं, आप जानते होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं। जब बेटे आपने ये रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमारे पास ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसी सेक्शन बी में 4 नंबर की आती है। तो यहां पे हमने पहले मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम निकाला था, है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम निकाला था। कितना आया था बेटे, अगर आप लोगों को याद हो, वी नॉट वाई अपॉन जी, यहां से लेके यहां तक का टाइम, मैक्सिमम हाइट का टाइम वी नॉट वाई अपॉन जी। और जब आपको रेंज कैलकुलेट करनी थी बेटे, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपने इसी टाइम को डबल कर लिया था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने लिया था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो लिया था वो क्या लिया था बेटे, 2v0 y अपॉन जी। तो जब हम ये रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, तो इस कंडीशन पे करते हैं कि मोशन सिमेट्रिक है, यानी जो ये वाला मोशन है उतना ही ये वाला मोशन है, और आसान अल्फाज में यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में भी लगा। और ये सिर्फ जब मुमकिन है बेटा, जब दोनों की सिमेट्री हो, दोनों सिमेट्रिक हो, जितना यहां से यहां हो उतना ही यहां से यहां हो। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा बेटे, या ये डिस्टेंस कम होगा, तो फिर रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए था बेटा, क्लैरिफिकेशन के लिए था। अब कैसे इसका जवाब आपको पेपर में लिखना है, उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर दोबारा शो हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारे CRQs की फाइल मिल जाएगी। तो ये आपके बुक, और इसमें CRQ नंबर 2 है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन into account in case of projectile motion, then what parameters of projectile are influenced? अच्छा सवाल है। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल पढ़ते हुए आपने 3 एजम्पशन ली हैं। एयर रेजिस्टेंस मीनिंगलेस, नेग्लेजिबल। सेकेंडली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, प्रोजेक्टाइल के नीचे और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहेगा। और थर्ड एजम्पशन है आपकी, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। तो इनमें से एक एजम्पशन वापस ले रहा है, कह रहा है कि अगर मानिए एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, रियल लाइफ है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो प्रोजेक्टाइल का कौन सा पैरामीटर या पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो पैरामीटर तो पता है ना बेटे, कहते किसे, पैरामीटर उसे कहते हैं जिससे हम किसी भी टॉपिक को क्वांटिफाई करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल के पैरामीटर्स हैं क्या। देखिए, प्रोजेक्टाइल के मेनली 4 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, time of flight. Number 2, height. Number 3, range या horizontal distance. और नंबर 4 जो है वो आपके पास आ गया ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये 4 इसके मेन पैरामीटर है प्रोजेक्टाइल के।
कि जो चीज आपने थ्रो की है बेटा स्पेस में वो कितने टाइम के बाद लैंड कर रही है, आके गिर रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हाइट कितनी है ना, रेंज कितनी है, ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2v0 अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट हमें पता है बेटा क्या होती है, h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज हमारे पास होती है बेटा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। ये चार हमारे पास पैरामीटर हैं प्रोजेक्टाइल के, ठीक है ना। जब हम एक ऐसा प्रोजेक्टाइल लेते हैं आइडियल जिसमें इनिशियल और लॉन्चिंग एंडिंग पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सेम लेवल पे है। तो कह रहा है अगर आप एयर को कंसीडर कर लेते हैं तो इनमें से कौन सा पैरामीटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। स्टूडेंट तवज्जो से सुनिएगा, ये सारी चीजें सिर्फ इस कंडीशन में सस्टेन करेंगी, अपनी जगह रहेंगी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल लेते हैं, मीनिंगलेस लेते हैं। अगर एयर मौजूद है और मीनिंगफुल मैनर में मौजूद है तो इनमें से कोई भी पैरामीटर सेम नहीं रहेगा, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या इफेक्ट आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, मैं समझाता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब अभी जब आपने प्रोजेक्टाइल को पढ़ा है उन अजम्पशन के साथ, तो सिर्फ एक फोर्स है, ग्रेविटी, है ना, और कोई फोर्स आप कंसीडर नहीं करते। तो सिर्फ ग्रेविटी है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने से रोक रही है, मुसलसल पुल बैक कर रही है, डिसेलेरेट कर रही है, ठीक है। लेकिन बेटे जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो आपके पास, आपको पता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एयर अपोजिंग फोर्स के तौर पे बिहेव करती है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो ऑब्जेक्ट कभी भी उतनी हाइट गेन ही नहीं कर सकेगा। यानी मानिए अगर मैं आइडियल केस के अंदर, यानी बगैर एयर रेजिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका था, वो इतनी हाइट पे गया था, तो ये जब मुमकिन है जब एयर मौजूद ना हो। अगर एयर मौजूद होगी तो इसकी हाइट लाजमी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एयर अब इसके मोशन को, जो एयर ड्रैग है वो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रिड्यूस हो जाएगा। हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे जवाब आ ही गया कि हाइट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रेंज, जाहिर सी बात है, हाइट रिड्यूस हो गई है बेटा, अपोजिंग फोर्स है तो ऑब्जेक्ट कभी भी उतना दूर जाके नहीं गिर सकेगा जितना बगैर एयर के गिर रहा था, तो रेंज भी आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही रहेगी ना सर, यानी पाथ फॉलोड तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर एयर होगी तो वो अपोज करेगी एंड द मोशन विल बी मोर कर्व्ड, पैराबोलिक नहीं रहेगा बल्कि मोर कर्व्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा, ट्रेजेक्ट्री उसकी पैराबोलिक होना, रेंज का ये फॉर्मूला होना, हाइट का ये फॉर्मूला होना, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होना, ये सब जब एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर काउंट होगी तो ये सारे पैरामीटर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ओके बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। जवाब आपको बताया था रिटन में चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिप्लाई कर दीजिए, तो आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगा।